नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि इस चैनल से आपको बागवानी से संबंधित जानकारियाँ दी जाती है और ये चैनल एप्पल फार्मिंग के लिए समर्पित है। तो बागवान साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम एप्पल का बेहतर साइज़ और बेहतर कलर पा सकते हैं। तो इसके लिए हम आज इस टॉपिक पे डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो बागवान साथियों, जो हमारा सेब का साइज़ और कलर होता है वो मुख्यतः 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो 4 फैक्टर हैं वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला जो इसमें फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो रहता है प्रूनिंग एंड थिनिंग, और दूसरा जो इसमें फैक्टर जो इसको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है वो रहता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। नंबर 3 रहता है डिजीज़ कंट्रोल, और नंबर जो 4th रहता है वो रहता है पीजीआर एप्लीकेशन। तो जो पीजीआर है वो एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, तो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही अहम पार्ट है इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो बागवान साथियों, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो फर्स्ट फैक्टर है वो रहता है प्रूनिंग एंड थिनिंग का। तो बागवान साथियों, जो प्रूनिंग होती है वो सूरज की रोशनी को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने के लिए होती है, क्योंकि अगर हमारी सनलाइट पौधे के हर एक पार्ट तक पहुंचेगी तो वहाँ पे पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन को बनाएंगी और उस भोजन का इस्तेमाल पौधा फ्रूट को बेहतर साइज़ और कलर के लिए इस्तेमाल करता है। तो दूसरा जो हमारा इसके साथ एक फैक्टर है वो ये है कि थिनिंग। अगर हमारे बगीचे में बहुत ही ज़्यादा बम्पर क्रॉप लगी है तो इस स्थिति में अगर हम बेहतर साइज़ और कलर की कामना करते हैं तो इसके लिए हमें थिनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि थिनिंग करने से हमारे एप्पल के साइज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखता है। तो हमारा जो दूसरा फैक्टर रहता है वो रहता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिशन का सेब के कलर साइज़ में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहता है। हम जिस तरह का न्यूट्रिशन तो हम पौधे से आउटपुट भी उसी तरह से प्राप्त करते हैं। मुख्यतः जो न्यूट्रिशन होता है मुख्यतः 2 भागों में ये डिवाइड होता है। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन न्यूट्रिएंट है वो 4 रहते हैं, क्योंकि वैसे किसी भी क्रॉप में अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट को मैक्रो न्यूट्रिएंट में लिया जाता है, जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है। जबकि एप्पल फार्मिंग में हमें कैल्शियम भी इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, क्योंकि एप्पल फार्मिंग के लिए जितनी हमें इन 3 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है उतनी ही ज़रूरत हमें कैल्शियम की भी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। जो नाइट्रोजन होता है ये पौधे के वानस्पतिक विकास में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस एप्पल प्लांट के जड़ों के विकास में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है। और अगर हम आपको एक सीक्रेट बात बताएं तो फॉस्फोरस का भी कलर के विकास में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहता है। तो ये किस तरह से हमारे कलर को डेवलप करता है, इस पे हम इस चैनल पे आने वाले टाइम में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि बहुत ही एक सीक्रेट होने वाली है। बहुत ही सीक्रेट तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फॉस्फोरस कलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और तीसरा जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो रहता है पोटेशियम। पोटेशियम एप्पल साइज एंड कलर लाने में सेब में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर हम बात करें पोटेशियम की तो ये सेब की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और ये अगर पौधा स्ट्रेस लेवल को क्रॉस कर रहा हो या फिर स्ट्रेस में हो तो उस स्ट्रेस के निवारण में भी पोटेशियम काफ़ी हद तक पौधे की हेल्प करता है। अगर हम बात करें इसके चौथे मैक्रोन्यूट्रिएंट की तो कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है इसका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है एप्पल फार्मिंग में। एप्पल के प्लांट में इसका रोल ये रहता है कि फॉस्फोरस की तरह ही ये भी सेब की जड़ों के विकास में हेल्प करता है।
और जब जो है हमारे बगीचे में फ्रूट सेट हो जाता है तो फ्रूट सेट के बाद सेल डिवीज़न एंड सेल डेवलपमेंट में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम की बागवान साथियों, पोटेशियम जो है अगर हमारे बगीचे में ज़्यादा हो जाए तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण में जो है अवरोध पैदा करता है। तो हमें जो है कोई भी न्यूट्रिएंट या कोई भी फर्टिलाइज़र अगर हमें ज़मीन में ऐड करना हो तो सबसे पहले जो है हमें अपने ज़मीन का सॉइल टेस्ट करना चाहिए। और जब हम सॉइल टेस्ट कर रहे होते हैं तो अपने सॉइल का पीएच हमें ज़रूर ज्ञात करना चाहिए। तो अगर हम बात करें पोटेशियम में जो है एमओपी जो खाद होती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसमें क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो है ये जो है एक अच्छी खाद नहीं मानी गई है, बल्कि एसओपी को जो है बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड किया गया है। तो बागवान साथियों, अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में बोरोन, जिंक, मैंगनीज, सल्फर, मोलिब्डेनम आदि इस तरह के अनेक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी पौधे को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जो है उनकी आवश्यकता होती है। तो फिर उन माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम फोलियर स्प्रे के थ्रू भी पौधे को दे सकते हैं। तो अगर हमारा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट जो है ठीक रहता है तो हमें कोई एप्पल में किसी भी तरह के साइज़ का इशू या फिर कलर का इशू नहीं आता है। तो नंबर 3 जो हमारा ये टॉपिक है वो रहता है डिजीज़ कंट्रोल की। तो बागवान साथियों, जैसे जैसे समय बीतता है हमारे फ्रूट सेट के बाद तो बगीचों में तरह तरह की बीमारियों का आना जाना लगा रहता है। सबसे पहले पाउडरी मिल्ड्यू आता है, उसके बाद धीरे धीरे स्कैब आती है, तो कई जगह पे मार्सनली ब्लोच आ जाता है, लीफ ब्लाइट आ जाता है, या फिर अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट आ जाता है। तो इस तरह से जो है कई अन्य बीमारियां जो है प्री मैच्योर लीफ फॉल का कारण बन जाती हैं। तो फ्रूट क्वालिटी के लिए हमें बहुत ही एक लंबे समय तक पत्तियों का रहना प्लांट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो सेब की पत्तियां होती हैं वो जो है सेब के पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती हैं, और उस भोजन का इस्तेमाल पौधा सेब के साइज़ एंड कलर में और फ्रूट क्वालिटी में इस्तेमाल करता है। तो जितनी ज़्यादा समय तक हमारी पत्तियां स्वस्थ रहेगी उतना ही हेल्थी हमें फ्रूट भी प्राप्त होगा। तो बागवान साथियों, ये था हमारा नंबर 3 टॉपिक। और नंबर 3 टॉपिक में अगर हम बात करें डिजीज़ कंट्रोल की, तो समय समय पर बीमारियों के हिसाब से हमें फंगिसाइड की स्प्रे करनी चाहिए, जिससे जो है हमारे एप्पल ऑर्चर्ड में कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो नंबर 4 पे अब हम बात कर रहे हैं पीजीआर की। तो पीजीआर की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ 2 ब्रांड जो है हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोमलिन एंड नेक्स्ट परलान और अदर एप्लिन। इस तरह के पीजीआर, अगर हम कहीं भी पीजीआर की अगर बात करें तो पीजीआर का जब भी जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में बस ये 2-3 ब्रांड ही घूमते रहते हैं। तो बागवान साथियों, इन 3 ब्रांड के अलावा पौधे में कुछ नेचुरल हार्मोन भी होते हैं, तो वो भी जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही होते हैं। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन या फिर ऑक्सिन, इस तरह के जो ये 4 हार्मोन्स होते हैं ये एक तरह के नेचुरल पीजीआर ही हैं। अगर हम बात करें प्रोमलिन, परलान की, तो उसमें भी जो हमारे सिंथेटिक जिब्रेलिक एसिड होते हैं GA4 एंड GA7 एंड 6BA जो कि सेल डिवीज़न करता है, 6BA एंड GA4 GA7 जो कि जिब्रेलिक एसिड है। और प्लांट में ये नेचुरली रूप से जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है ये उसी तरह के जो है ये हार्मोन्स होते हैं। तो कोई भी हार्मोन्स जो है अगर ज़्यादा कम हो जाए तो पौधे पर जो है इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या जो है बायोजाम भी एक पीजीआर है, क्या इथिल जो हम यूज़ करते हैं कलर के लिए क्या वो भी एक पीजीआर है, क्या एक प्लानोफिक्सर भी जो है जो हम यूज़ करते हैं क्या वो भी एक पीजीआर है, या सिर्फ प्रोमालिन, परलान या फिर एप्लिन या फिर कोई और इस तरह का ब्रांड जो है वही पीजीआर है। तो बागवान साथियों, पीजीआर में ये सारे ब्रांड आते हैं। कोई भी टॉनिक
जो है हम इस्तेमाल करते हैं एप्पल फार्मिंग में, जिससे हमारी फ्रूट क्वालिटी जो है बेहतर बनती है। तो वो जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ही आते हैं, और हर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का अलग अलग रोल रहता है एप्पल फार्मिंग में। तो सबसे पहले हम बात करें कलर की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो कलर के लिए हमें जो इथ्रल यूज़ करते हैं, तो उसमें भी जो इथ्रल जो हार्मोन्स होता है वो पाया जाता है, और ये इथ्रल जो है हमारे सेब के पौधों में एंथोसायनिन के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे हमारे बगीचे में जो रेड पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाती है, और धीरे धीरे हमारे सेब के पौधे के फ्रूट में जो है कलर जो है फैल जाता है। बागवान साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में जो सेब की मार्केट होती है वो सेब के लाल रंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो सेब का लाल रंग जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। तो हम सेब में जो है लाल रंग को किस तरह से बढ़ाएं, इसके लिए हम आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं। तो बागवान साथियों, जब भी हमारे हार्वेस्ट के लिए या फिर वॉलनट स्टेज जब चलती है, या वॉलनट के बाद या 20 दिन बाद जो भी हमारी स्टेज आती है, तो उस स्टेज में अगर हम NPK कोई भी 13-045 का इस्तेमाल करते हैं, तो उस स्टेज में भी हमारे सेब के साइज़ और कलर में जो है हेल्प मिलती है। और उसके बाद हमें कैल्शियम, चिलेटेड कैल्शियम 100 ग्राम प्लस कोई भी जो पोटाश होती है, जो मान लो कि हम बायो पोटाश का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बायो पोटाश की 400 से 600 ml की डोज़ को जो है हमें 200 लीटर पानी में मिला के इसकी स्प्रे करनी चाहिए। जो कैल्शियम होता है ये तो सेल डिवीज़न में मदद करता ही है, जैसे कि हमने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया कि जो कैल्शियम होता है ये सेल डिवीज़न एंड सेल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाता है। और जो पोटाश होती है ये पौधे के जो बीमारियों के प्रति जो इसके रेजिस्टेंस पावर है उसको बढ़ाता है। अगर जो है ड्रॉट लग रहा हो या फिर किसी भी तरह के जो है स्ट्रेस में अगर प्लांट हो, तो उससे भी ये पौधे को बाहर निकालता है। बरसात के दिनों में जहाँ जो है पौधे को वाटर स्ट्रेस से जूझना पड़ता है, तो उस स्थिति में भी हमें पोटाश की स्प्रे करने से पौधे को जो है उस स्ट्रेस से बाहर निकलने में मदद मिलती है। परंतु बागवान साथियों, एक बात हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम पोटाश की स्प्रे करते हैं तो हमें इस बात को अवश्य नोट करना चाहिए कि हमारे पौधे की वाटर रिटेंशन कितनी है, क्योंकि पोटाश जो है तभी काम करता है अगर हमारे पौधे की जो है वाटर रिटेंशन ठीक हो, क्योंकि एक अच्छी वाटर रिटेंशन में ही हमारी जो पोटाश होती है वो अच्छे से काम कर पाती है। अगर सूखा पड़ रहा हो तो उस स्थिति में पोटाश के हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो पोटाश की स्प्रे जब हम करते हैं तो मुख्यतः इसकी जो है 2 स्टेज में स्प्रे की जाती है। पहली स्प्रे हमें हार्वेस्ट से 30 दिन पहले जो है कर देनी चाहिए, और दूसरी स्प्रे हमें जो है हार्वेस्ट से 15 दिन पहले कर देनी चाहिए, जिससे जो है हमारे सेब के फ्रूट में रंग के विकास में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका जो है इसकी रहती है। तो इसके बाद हम बात करें तो अगर हम जो है अपने सेब को स्टोर करना चाहते हैं, इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर जो है पौधे में जो है शाइनिंग लाना चाहते हैं, या फिर बेहतर जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए बागवान साथियों कैल्शियम क्लोराइड 1 kg को 200 लीटर पानी में मिला के जो है इसकी स्प्रे कर देनी चाहिए। इसके बाद भी अगर हमारे जो कलर प्रॉब्लम रहती है तो इसके लिए हमें इथ्रल की 400 से 600 ml की डोज को जो है 200 लीटर पानी में मिला के जो है स्प्रे कर देनी चाहिए, क्योंकि जो इथ्रल होता है ये जो है हमारे कलर के विकास में काफ़ी भूमिका निभाता है।